हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। दोस्तों, ये हमारी सुपर टेट से संबंधित ये हमारी पहली क्लास है और आज इस पहली क्लास में हम अधिगम के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे अधिगम क्या होता है। अधिगम की जो मुख्य मुख्य परिभाषाएं हैं उसको समझेंगे। उसके बाद अधिगम वक्र के प्रकार को समझेंगे। फिर उसके बाद अधिगम को प्रभावित करने वाले कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो अधिगम को प्रभावित करते हैं, उनकी हम बात करेंगे। लास्ट में कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम आसान और सरल शब्दों में अधिगम को समझते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात ये आती है कि अधिगम होता क्या है। अधिगम क्या होता है, इसको अगर हम सरल भाषा में कहें तो अधिगम को हिंदी में, जो हिंदी की भाषा होती है, जैसे जो अधिगम है ये मनोवैज्ञानिक भाषा में बताया गया है, यानी ये मनोवैज्ञानिक शब्द है। वहीं पे अधिगम का मतलब होता है सीखना, यानी सीखना क्या होता है। इंग्लिश में बोले तो लर्निंग, लर्निंग क्या होता है। तो जो अधिगम होता है वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा अनुभव, अभ्यास या प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यक्ति के व्यवहार, ज्ञान, कौशल या दृष्टिकोण में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन होता है। इस परिभाषा के अंतर्गत जो बताया गया है, जो मेन इस पे जो कीवर्ड है, हम उसको समझते हैं कि इसमें ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हमें समझना अति आवश्यक है। जैसे कोई व्यक्ति जो होता है, ठीक है, वह अपने अनुभव के आधार पर या अभ्यास के आधार पर या प्रशिक्षण के आधार पर उसके व्यवहार में क्या होता है, परिवर्तन होता है। जैसे अनुभव, अनुभव का मतलब ये होता है कि ऐसा कोई कार्य जो आपने पहले किया हो, ठीक है। तो अगर आपने कोई कार्य पहले किया है, ठीक है, उसी तरह से आने वाले कार्य में भी आप जो रिस्पॉन्स वहाँ पे किए थे वही इस तरह से करेंगे। अगर आपका अनुभव अच्छा है तो आप उस कार्य को अच्छे से करेंगे। अगर आपका अनुभव उसको लेकर के अच्छा नहीं है तो आप उस तरीके से प्रतिक्रिया करेंगे। यानी हम जैसे मान लेते हैं किसी रास्ते पे जा रहे हैं, अगर उस रास्ते पे गड्ढा है या कोई दिक्कत है तो हम पहले अगर जा चुके हैं तो हम वहाँ पे अवेयर हो जाएंगे, यानी हम वहाँ पे ध्यान देंगे कि आगे चल के गड्ढा है, ठीक है। अभ्यास क्या होता है, अभ्यास का मतलब ये होता है कि हम जब किसी कार्य को बार बार करते हैं, अभ्यास को इंग्लिश में बोल सकते हैं प्रैक्टिस, यानी एक ही कार्य को बार बार करना क्या कहलाता है, अभ्यास कहलाता है। वहीं प्रशिक्षण क्या होता है, प्रशिक्षण को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रेनिंग। ट्रेनिंग में क्या होता है कि हम नई नई चीज़ें सीखते हैं। जब ट्रेनिंग में हमें कोई चीज़ नई नई चीज़ें सिखाई जाती है उसी का हम बार बार अभ्यास करते हैं। तो हमारे अनुभव, अभ्यास और प्रशिक्षण के फलस्वरूप होता क्या है, यानी जो हमारा व्यवहार है किसी भी चीज़ को लेकर के। जैसे मान लेते हैं कि एक सांप पकड़ने वाला व्यक्ति है। नॉर्मल आदमी कोई देखता है सांप को तो डर जाता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे सांप पकड़ने वाले व्यक्ति होते हैं जिनको ट्रेनिंग मिली हुई होती है। वो सांप को देखकर डरते नहीं, उनको तरीका पता होता है। तो सांप को लेकर के उनका व्यवहार दूसरा होता है, ठीक है। सांप को लेकर के उनका ज्ञान भी अलग तरीके का होता है। उनको पता होता है कि कौन सा सांप जहरीला है, कौन सा सांप जहरीला नहीं है। और ये जो पूरी की पूरी टेक्निक होती है, एक पकड़ने की स्किल होती है। अपने स्किल के द्वारा सांप को वो पकड़ते हैं। और नॉर्मल व्यक्ति जो होता है वो सांप को देख करके डर जाता है, लेकिन उनके दिमाग में सांप को लेकर के अलग प्रकार का दृष्टिकोण होता है। और सबसे मुख्य बात ये होती है कि ये जो परिवर्तन होता है ये अस्थायी होता है। ऐसा नहीं कि वो टेम्परेरी होता है, आज ऐसा परिवर्तन हुआ कल फिर दूसरा हो जाएगा, नहीं। अगर व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन होता है तभी वह अधिगम होता है, अदरवाइज नहीं होता है। जैसे मान लेते हैं कि हम किसी के घर जाते हैं, अपने घर पे हम लड़ाई झगड़ा या ऐसे रहते हैं, ठीक है। किसी दूसरे के घर गए तो हम बहुत वेल मैनर्ड रहते हैं, जैसे दिखाते हैं कि हम अपने घर पे ऐसे रहते हैं, तो वो हमारा अधिगम नहीं हुआ। लेकिन घर पे तो वास्तविकता कुछ और होती है। तो जब तक हम घर पे और बाहर दोनों जगह सेम नहीं रहेंगे तो हम ये नहीं कहेंगे कि हमने अधिगम कोई चीज़ सीखी है। एक चीज़ और, जो अधिगम होता है वो हमेशा सकारात्मक होता है। जैसे इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि आपका कोई दोस्त है, ठीक है, उस दोस्त ने आपको सिगरेट पीना, शराब पीना सिखा दिया, तो भी आपके व्यवहार में परिवर्तन होगा, लेकिन वो निगेटिव परिवर्तन होता है। तो निगेटिव परिवर्तन कभी अधिगम नहीं कहलाता है, ठीक है। व्यवहार को इंग्लिश में बोलते हैं बिहेवियर। ज्ञान का मतलब नॉलेज होता है, कौशल का मतलब स्किल,
दृष्टिकोण को इंग्लिश में बोलते हैं एटीट्यूड। ठीक है, एटीट्यूड का मतलब होता है किसी चीज़ को हमारा देखने का नज़रिया क्या है। हर एक चीज़ को अलग अलग व्यक्ति अलग अलग प्रकार से देखते हैं। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी चीज़ें थी जो हमें इस परिभाषा के अंतर्गत समझना था। इसके बाद कुछ ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने अधिगम को लेकर के परिभाषाएं बताई हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो परिभाषा है गेट्स की है। इन्होंने ये बताया कि अनुभव एवं प्रशिक्षण के फलस्वरूप व्यवहार में होने वाला परिवर्तन क्या होता है, अधिगम होता है। यानी गेट्स ने क्या बताया, जो व्यवहार में परिवर्तन होता है वो किसके फलस्वरूप होता है, अनुभव यानी आपने कोई कार्य पहले किया है उसका एक्सपीरियंस, और प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग आपको जो मिली है उसके द्वारा आपके जीवन में परिवर्तन होगा। ये क्या कहलाता है, अधिगम। क्रो ने क्या बताया, जो अधिगम होता है आदतों, ज्ञान एवं आवृत्तियों के अर्जन की प्रक्रिया है। जैसे हम अभी इसके पहले बात की थी ना कि सांप पकड़ने वाली, तो जो व्यक्ति स्किल्ड है, ट्रेंड है, ठीक है, सांप को पकड़ने के लिए, उसकी आदत, ज्ञान एवं अभिवृत्ति सांप को लेकर के अलग प्रकार की होती है। ऐसे ही जब हम कोई चीज़ पढ़ते हैं, समझते हैं, उसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं, तो उस पर्टिकुलर कंटेंट को लेकर के, चाहे वो सामाजिक ज्ञान हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का ज्ञान हो, तो जो हमारा एटीट्यूड होता है वो अलग प्रकार का होता है। यही क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। वुडवर्थ के अनुसार हम समझते हैं, वुडवर्थ ने यह बताया कि नया ज्ञान और नई प्रतिक्रिया प्राप्त करने की प्रक्रिया अधिगम है। यानी कोई चीज़ हम नई चीज़ सीखते हैं, जैसे आपको मोटरसाइकिल चलाना नहीं आता है, ठीक है, आपने क्या किया, मोटरसाइकिल चलाना सीख लिया, ठीक है। तो जब आपको मोटरसाइकिल चलाना नहीं आता था तब मोटरसाइकिल को लेकर के आपके माइंड में अलग प्रकार की चीज़ें होती थी, ठीक है। लेकिन जैसे आपने मोटरसाइकिल चलाना सीख लिया, फिर आपका क्या व्यवहार होता है, मोटरसाइकिल को लेकर के दूसरे प्रकार का व्यवहार हो जाता है। तो नया ज्ञान मिला तो आप नई प्रकार की प्रतिक्रिया करेंगे। इसको ऐसे भी समझते हैं, जैसे मान लेते हैं कि किसी रास्ते पे आप बार बार जा रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे रास्ते से बहुत पतला रास्ता है, वहाँ पे मोड़ है दाईं तरफ हो सकता है, बाईं तरफ हो सकता है। तो पहली बार दूसरी बार जाएंगे तो हो सकता है कि आपकी स्पीड कम हो, लेकिन नियमित रूप से अगर आप जाने लगेंगे तो आपकी ऑटोमेटिक एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको बहुत ज़्यादा सोचना विचारना रहेगा। आप जैसे उस मोड़ पे पहुंचेंगे आराम से अपने आप को मोड़ देंगे, चाहे साइकिल से हो चाहे मोटरसाइकिल से हो। यानी आपका जो प्रतिक्रिया है उस रास्ते को लेकर के, उस मोड़ को लेकर के अलग प्रकार की हो गई है, ठीक है। तो वो कैसे हुआ, वो नया ज्ञान और नई प्रतिक्रिया के द्वारा आपके जीवन में रास्ते को लेकर के नया अधिगम, नई चीज़ें आप सीख लिए, ठीक है, नया लर्निंग आपका हो गया। तो इस प्रकार से वुडवर्थ ने बताया। वहीं पे किम्बल ने क्या बताया, अभ्यास के परिणाम स्वरूप व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन अधिगम है। इसको हम ऐसे समझते हैं, जैसे कोई छोटा बालक होता है, छोटा बच्चा होता है, उसको हम सुबह सुबह कहते हैं बेटा सुबह उठना है, ब्रश करना है। छोटा होता है तभी कहते हैं ना, ऐसे तो नहीं कि जो हम लोग तैयारी कर रहे हैं टीचर की तो हम लोग को कोई सुबह कहता हो कि नहीं आपको मंजन करना है, ठीक है, नहाना है, ऐसा कोई नहीं कहता है। क्योंकि ये शुरुआत से हमको ये अभ्यास हो गया है कि हमको सुबह उठ के ब्रश ही करना है, नहाना है। ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में फीड होती है। हमको कोई हमको ऐसा बताता नहीं है कि आपको ये चीज़ें करनी है, क्योंकि हमने पहले से इस चीज़ का अभ्यास कर रखा है। इसको और एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं। जैसे मान लेते हैं हम मैथ का क्वेश्चन लगाते हैं, तो शुरुआत में मैथ हमें नहीं आती थी, लेकिन धीरे धीरे हमने सीखा तो मैथ के क्वेश्चन हम लगाने लगे। अब जब भी क्वेश्चन आता है तो हम डरते नहीं हैं, लेकिन शुरुआत में तो ऐसा नहीं था कि हम लगा लेते थे। तो जब हमने मैथ को सीखा तो उसके बाद मैथ को लेकर के हमारा जो दृष्टिकोण था वो बदल गया, और यही कहलाता है अधिगम। हिलगार्ड ने क्या बताया, अभ्यास के कारण व्यवहार में होने वाला अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन अधिगम कहलाता है। यहाँ भी वही बात की जा रही है कि जब हम किसी के मतलब कैसे भी करके जब हम अभ्यास करते हैं तो हमारे व्यवहार में अपेक्षाकृत क्या होता है, अस्थायी परिवर्तन हो जाता है। इसके बाद हम जानते हैं कि अधिगम वक्र के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा अधिगम का वक्र है वो है धनात्मक वक्र, इसको बोलते हैं पॉजिटिव कर्व। धनात्मक का मतलब ये होता है कि जो सीखने की गति होती है वो लगातार बढ़ती रहती है। आज हमने कुछ सीखा, कल हमने कुछ और सीखा, परसों कुछ और सीखा, ऐसे लगातार जो रेट होता है लर्निंग का वो इंक्रीज होता रहता है। ऋणात्मक वक्र में क्या होता है, निगेटिव कर्व में क्या होता है, इसके नाम से स्पष्ट है कि ये क्या होता है कि प्रारंभ में तो तेजी से सीखना होता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है
जो लर्निंग रेट होता है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। तीसरा है समतल वक्र। समतल वक्र के अंतर्गत क्या होता है, कुछ समय तक सीखने में कोई विशेष प्रगति नहीं होती, यानी जो कर्व होता है एकदम सीधा हो जाता है। आप चित्र में देख सकते हैं कि जो कर्व है कुछ टाइम के बाद सीधा हो गया है, तो इसमें कोई प्रगति नहीं होती है, इसलिए इसको समतल वक्र कहते हैं। एस आकार का जो वक्र होता है, आप इसमें देखेंगे जो एस का जो शेप होता है वो ऊपर नीचे की तरफ है, यानी इसमें क्या होता है, कभी धीमा होता है, कभी तेज होता है, कभी धीमा होता है, कभी तेज होता है, यानी इसमें मिक्स होता है। तो इस प्रकार के वक्र क्या कहते हैं, एस आकार का वक्र। ये आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है एग्जाम में। उसके बाद अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, तो इसमें मुख्यतः 4 प्रकार से आपको बताए गए हैं। जैसे बुद्धि हो गया, अभिप्रेरणा हो गया, रुचि, ध्यान, स्वास्थ्य, आयु एवं परिपक्वता, पूर्व ज्ञान, ये सारे जो हैं शिक्षार्थी संबंधित कारक होते हैं। जिस व्यक्ति के पास बुद्धि ज़्यादा होती है वो चीज़ों को अच्छे से सीख पाता है। अगर दूसरा है अभिप्रेरणा, मोटिवेशन, अगर हम किसी चीज़ को सीख रहे हैं और उसको लेकर के हम मोटिवेट हैं तो हम आराम से सीख सकते हैं। हम उस चीज़ को अच्छे से सीख पाएंगे जिसमें हमारी इंटरेस्ट होता है, रुचि होती है। ध्यान अगर हमारा नहीं है सीखने में तो हम नहीं सीख पाएंगे। और ये भी है स्वास्थ्य को लेकर के, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो, अगर हम स्वस्थ नहीं है तो चीज़ों को नहीं सीख पाएंगे। उसके बाद आयु एवं परिपक्वता की जब हम बात करते हैं तो हमें ये भी ध्यान रखना होता है कि हम जैसे हम टीचिंग में अपनी बात करें तो टीचिंग में ये ध्यान रखा जाता है कि किस आयु के बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप फर्स्ट क्लास को पढ़ा रहे हैं और क्वेश्चन लगवा रहे हैं 6, 7, 8 का, नहीं। तो हमें आयु और मैच्योरिटी भी देखनी होती है, पूर्व ज्ञान भी देखना होता है कि हम जो चीज़ बता रहे हैं उससे पहले वाला ज्ञान बच्चों को है कि नहीं है। जैसे मान लेते हैं कि आपको साइकिल चलाना नहीं आता है लेकिन आपको मोटरसाइकिल दे दिएगा तो नहीं चला पाएंगे ना, तो पहले बेसिक चीज़ें आपको बतानी पड़ती हैं। आपको क्लास 5 पढ़ाना है तो उसके पहले की क्लास आपको आनी चाहिए। तो हम पूर्व ज्ञान चेक करके बच्चों को पढ़ाते हैं, तभी अधिगम हो पाता है। शिक्षक संबंधी कारक की बात करें तो शिक्षक का व्यक्तित्व क्या होता है, यानी शिक्षक की पर्सनैलिटी क्या होती है। कोई टीचर ऐसा होता है जिसकी क्लास में पहुंचने के बाद ही बच्चों का जो आत्मविश्वास होता है डाउन हो जाता है, वो इतना डरावना माहौल बना देते हैं। तो यहाँ पे शिक्षक का व्यक्तित्व भी बहुत मायने रखता है। लेकिन कुछ ऐसे शिक्षक होते हैं जो फ्रेंडली बिहेवियर करते हैं, बच्चों के साथ दोस्त की तरह रहते हैं, तो बच्चे जो होते हैं आराम से उनके साथ पढ़ना पसंद करते हैं और अधिगम अच्छे से होता है। विषय का ज्ञान, जिस चीज़ को हम पढ़ाते हैं उसको लेकर के हमारे पास कितना ज्ञान है, यानी जो हमें पढ़ा रहा है उसको खुद के पास उसकी नॉलेज है कि नहीं। जब उसके पास खुद की ही नॉलेज नहीं होगी तो वो कैसे पढ़ाएगा। तो शिक्षक को उस विषय का ज्ञान भी होना चाहिए। शिक्षण विधि मायने रखती है कि जो चीज़ हम पढ़ा रहे हैं वो किस तरीके से पढ़ा रहे हैं। आपको साइंस पढ़ाना है तो मोस्टली आपको प्रैक्टिकली करके ही बताना है, ठीक है। प्रोत्साहन एवं प्रतिपुष्टि, यानी इसको हम फीडबैक बोलते हैं। अगर हम चीज़ों को पढ़ा रहे हैं तो हमें फीडबैक भी अच्छा देना चाहिए। कोई भी बच्चा है, ठीक है, कुछ भी वो करता है तो हमें उसको ऐसे मोटिवेट करना होता है कि उसको निगेटिव ना लगे। कोई चीज़ हमें मैसेज देना है, कुछ भी करना है, मान लेते हैं हमने कोई टेस्ट लिया, किसी बच्चे का नंबर कम आया तो हम ऐसा नहीं कहेंगे कि नहीं अब तुम नहीं कर पाओगे। हम कहेंगे बेटा तुम इससे और अच्छा कर सकते हो, तुम अगली बार और नंबर ला सकते हो। तो इस प्रकार से हमें फीडबैक देना चाहिए। उसके बाद आता है वातावरण संबंधी कारक। पारिवारिक वातावरण, अगर घर में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं तो बच्चों का अधिगम प्रभावित हो सकता है। विद्यालय का वातावरण, विद्यालय का वातावरण कैसा होता है वो भी डिपेंड करता है। अनुशासन क्लासरूम में भी विशेषतः ध्यान रखा जाता है। बहुत ज़्यादा हमें एकदम से कह सकते हैं कि बहुत हाई प्रकार का डिसिप्लिन नहीं होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। चीज़ों को बहुत फ्लेक्सिबल रखना चाहिए कि ताकि बच्चे अपना क्वेश्चन पूछ सकें। उसके बाद अध्ययन सामग्री एवं संसाधन, चीज़ों की कितनी उपलब्धता है। बच्चों के पास किताब नहीं है तो वो कैसे पढ़ेंगे। चीज़ों को समझाना है तो जैसे आपको साइंस पढ़ाना है तो उसका प्रयोग करके सिखाना पड़ेगा। इसके लिए आपको संसाधन होने की ज़रूरत होती है। विद्यालय में चीज़ें उपलब्ध करवाई जाती हैं। उसके बाद विषय संबंधी कारक, हम जो चीज़ सीख रहे होते हैं हम कितना सीख पाएंगे या कितना अधिगम होगा, इस बात पे भी डिपेंड करता है कि विषय का स्वरूप कैसा है। मैथ सीखने में हमें डर लगता है क्योंकि उसको विषय कठिन होता है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि मैथ कठिन होता है, लेकिन हमारे दिमाग में ये चीज़ बैठी रहती है। हिंदी हमें पढ़ना होता है तो हम जल्दी सीख जाते हैं क्योंकि वो हमारे दैनिक जीवन में समाहित होती है। वही चीज़ जो हम नहीं समझ पाते हैं तो उसका कहीं ना कहीं कारण होता है कि वो उसका जो स्तर होता है वो थोड़ा सा अप लेवल का होता है। विषय की उपयोगिता,
इसका मतलब ये होता है कि जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं वो हमारे जीवन से कितना रिलेवेंट है। अगर उसकी उपयोगिता ही नहीं है तो हम उसको नहीं सीखते हैं या हमें वो विषय नीरस लगने लगता है। तो हमें जैसे इसको ऐसे ऐसे समझते हैं कि जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अभी मुझे कोई एग्जांपल देना है। मैं रहता हूँ उत्तर प्रदेश में, ठीक। अब मैंने एग्जांपल दिया वहाँ लंदन का, तो नहीं रिलेट कर पाएंगे। तो कोई चीज़ हमें पढ़ाना है तो हमें अपने वातावरण से जोड़ के पढ़ाना चाहिए, तभी चीज़ें वो रिलेवेंट कर पाती है। छोटे बच्चे हैं तो छोटे बच्चों को हमें ऐसा एग्जाम्पल देना चाहिए ताकि वो अपने दैनिक जीवन से उसको रिलेट कर पाएँ। विषय की प्रस्तुति सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम किसी भी विषय को कैसे पढ़ाते हैं। हर विषय को पढ़ाने का अपना अपना अलग अलग तरीका होता है। तो ये थे अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। अंत में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो कि आपको ध्यान रखना चाहिए। जैसे अधिगम क्या होता है? अपेक्षाकृत व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन। हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी अधिगम होगा तो व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन ही होगा। किम्बल एवं हिलगार्ड ने अधिगम को अभ्यास के कारण व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन बताया। समतल वक्र परीक्षा में सबसे अधिक बार पूछा जाता है। अभिप्रेरणा अधिगम का सबसे महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। यानी हम किसी चीज़ को सीखने के लिए अप्रेरित होते हैं, मोटिवेटेड होते हैं तो हम उस चीज़ को सीख पाते हैं। वहीं पे अगर मोटिवेटेड नहीं है तो उन चीज़ों को हमारी उसमें समझ में नहीं आता। रीज़न क्या होता है कि हमारा उसमें इंटरेस्ट ही नहीं होता है। उसके बाद सीखना एक निरंतर प्रक्रिया होती है। आज का अभ्यास कल की सफलता है। ठीक, इतनी बात जो चीज़ मोटी मोटी हमने आपको बताई। तो अगर आपको कोई भी इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेरी है, पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट कर सकते हैं। जो यहाँ पे लास्ट वाली लाइन लिखी है, सीखना एक निरंतर प्रक्रिया है, इसको ध्यान रखना, इसको थोड़ा समझते हैं। देखिए, जो सीखना होता है ऐसा नहीं है कि आपने आज सीखा कल नहीं सीखोगे, परसों नहीं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें लगता नहीं है कि हम चीज़ें सीख रहे हैं, लेकिन वो हमारे दिमाग में वो चीज़ें बनती चली जाती हैं और एक टाइम ऐसा आता है कि हम सोचते हैं कि हमने तो ये सीखा भी नहीं, फिर कैसे हो गया। तो ये ध्यान रखना है कि सीखना हमेशा चलता रहता है। बस उसका जो रेट होता है कभी कम हो सकता है, कभी ज़्यादा हो सकता है, और ज़रूरी नहीं है कि हम हर बार सीखें तो हमें पता ही चले। क्योंकि कहते हैं ना कि संगत से गुड़ होता है और संगत से गुड़ चला जाता है। जैसी संगति में रहेंगे वैसे आपका गुड़, आपके अंदर क्वालिटी डेवलप होती जाती है। तो ये हमें पता नहीं चलता कि हम कैसे सीख रहे हैं, लेकिन वो चेंज हमारे अंदर हो जाती है। आप इसको ऐसे समझिए, जैसे मान लेते हैं आप कहीं ऐसे जगह पे जाते हैं जहाँ पे साफ़ सफाई है, तो आपके व्यवहार में ऑटोमेटिक वो चीज़ आ जाएगी कि हमें यहाँ पे साफ़ सुथरा रहना है। वहीं पे हम गंदगी वाले जगह पे जाएंगे तो हमारा मन करेगा कि हम गंदगी बैठ के करें। लेकिन ये हमको किसी ने सिखाया नहीं, लेकिन ये हमारे दिमाग में आ जाता है ऑटोमेटिक। तो कहीं ना कहीं ये भी तो अधिगम ही हुआ। तो ये अधिगम का पार्ट है। हम पूरे जीवन सीखते ही रहते हैं। तो ये कुछ ऐसी बातें थी अधिगम को लेकर के। बाकी जब हम आगे क्वेश्चन करेंगे तो और उसको अच्छे से क्लियर करेंगे। जो भी से लेकर के जो चीज़ें छूट गई हैं, ये आपको ऐसा लगेगा तो हम उसको क्वेश्चन के माध्यम से पूरा का पूरा चीज़ें क्लियर कर देंगे। तो आप कमेंट में बताइएगा कि ये वीडियो कैसी लगी, और कोई चीज़ समझ में नहीं आया तो आप उसको नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर के कर सकते हैं। हम आपको उसका आंसर ज़रूर देंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।